आज रविवार है, पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुमन बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती हैं, और उस समय सुमन के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विजय टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वह आराम के मूड में था, छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुमन क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुमन किचन में चली गई। सुमन जानबूझकर किचन में आ गई थी। विजय की नजरों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नजरों में इस समय बस करण के इंतजार की बेचैनी थी। सुमन और विजय के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे राजीव और राधा अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो सुमन को जीवन में एक रिक्तता खलने लगी। वह विजय से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। विजय, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? विजय समझाता, समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ न। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। सुमन, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? यह तो तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था न, तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुमन को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता। इस बीच विजय ने रुड़की से दिल्ली MBA करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई करण को घर आने के लिए कहा तो सुमन करण से मिलने के बाद खिल ही उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे, घर में भी सब लोगों की चिंता कम हो जाएगी। विजय के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा राजीव और राधा का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो विजय ने सुमन से विचार विमर्श किया, क्यों न करण को ऊपर का कमरा दे दें, अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। सुमन को कोई आपत्ति नहीं थी। अत विजय ने राज को अपना विचार बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। राज ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। विजय हंसा, क्या बात कर रहा है, जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। करण अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सबसे हिलमिल गया। सुमन को अपनी बातों से इतना हंसाता कि सुमन तो जैसे फिर से जी उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान के कारण सुमन संतुलित देहयष्टि की स्वामिनी थी। करण उससे कहता, कौन कहेगा आप राजीव और राधा पर की माँ हैं, बड़ी बहन लगती हैं। उनकी करण सुमन के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोलकर तारीफ करता और सुमन अपनी उम्र के 40वें साल में एक नवयुवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। कई दिनों से विजय अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया था।
अब तो बस नाश्ते के समय विजय हाँ हूँ करता हुआ जल्दी जल्दी पेपर पर नजर डालता और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज, कभी लैपटॉप तो कभी फोन पर व्यस्त रहता। सुमन उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कि कब विजय कुछ रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती, लेकिन सुमन को लगता विजय की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था। वे घर में होते तो भी अपने मोबाइल पर या टीवी में लगे रहते या फिर पढ़ाई में। वह बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फोन पर रहता। सुमन उपेक्षित सी उठकर अपने काम में लग जाती और अब अकेले में वह करण के संदर्भ में सोचने लगी। लेकिन कौन कब बिना कारण, बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। सुमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो दिन ब दिन विजय और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन के एक खाली कोने के भरे जाने की सी अनुभूति होने लगी। विजय टूर पर रहता तो करण कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहे तो बाहर घूमने चल सकते हैं। राजीव और राधा को भी ले चलिए, सुमन कहती, वे तो कोचिंग क्लास में हैं, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। सुमन करण को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। करण उसके जीवन में एक ताजा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। करण की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को करण के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती, करण का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है। नहीं, यह तो सिर्फ अपनी ही जबान समझता है, अपनी ही बोली जानता है। उसमें जो समा जाए वह जरा मुश्किल ही से निकलता है। अब तो न चाहते हुए भी विजय के साथ अंतरंग पलों में भी वह राहुल की चहकती आवाज से घिरने लगती। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग से खींचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वह सोचती, यह बैठे बैठाए कौन सा रोग लगा बैठी। यह किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन करण कॉलेज से मुंह लटकाए आया। सुमन ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। सुमन ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया है। यहाँ आते समय विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था। भैया अब बहुत गुस्सा होंगे। सुमन चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 निकालकर करण के हाथ पर जबरदस्ती रख दिए। करण मना करने लगा, लेकिन सुमन के जोर देने पर रुपए रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। विजय भी फुर्सत मिलते ही करण के हालचाल पूछता। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। सुमन पर घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप कर अपने काम में लगा रहता था। सुमन मन ही मन पूरी तरह राहुल की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे विजय में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे विजय में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। यह क्या उसी की गलती थी? विजय को अब उसकी कोमल भावनाएं छूकर भी नहीं जाती थीं। करण में उसे एक दोस्त नजर आता है।
वह उसकी बातों में रुचि लेता है, उसके शौक ध्यान में रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वह उसे करण के रूप में मिल गया है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन विजय टूर पर था। राजीव और राधा किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। करण भी अभी तक नहीं आया था। सुमन लॉन में टहल रही थी। करण आया, नीचे सिर किए हुए मुंह लटकाए ऊपर अपने कमरे में चला गया। सुमन को देखकर भी रुका नहीं तो सुमन को उसकी फिक्र हुई। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से करण आया था वह कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह सफाई कर आती थी। उसने जाकर देखा करण आंखों पर हाथ रख कर लेटा है। सुमन ने पूछा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? करण उठकर बैठ गया। फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ, तो रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही उमेश याद है न आपको? डोट यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलवाया था। हाँ हाँ याद आया। सुमन को वह लड़का याद आ गया जो उसे पहली नजर में ही कुछ जंचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। करण के जाने का ख्याल ही सुमन को सिहरा गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। बोली, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, यह कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। सुमन नीचे आ गई। अपनी अलमारी खोली। सामने ही रुपए रखे थे। सोचा अभी करण को दे देती हूँ, उसे ज्यादा जरूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा है। अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह रुपए लेकर वापस ऊपर गई। करण के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वह फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। न चाहते हुए भी सुमन ने कान उसकी आवाज की तरफ लगा दिए। वह कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का इंतजाम तो हो गया। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूंगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ तो है ही, सब कुछ होते हुए भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है उसकी बेवकूफी में। सुमन भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर पड़ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नजरें। ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे स्वयं पर शर्म आई। इतने दिनों से वह करण जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था करण, वही बेवकूफी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसके कदम जिस राह पर बढ़ चले थे, अगर कभी विजय और बच्चों को उसके मन की थाह मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नजरों में। तभी विजय की आवाज कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और नेति को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार कर ले जैसी वे हैं। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही सुमन को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वह स्थिति को संभाल न सके।
वह कल ही करण को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और यह भी बता देगी वह इतनी बेवकूफ नहीं कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने का प्रयत्न तो वह कर ही सकती है। अब वह नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन अब सुमन के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जिएगी अपने स्वयं के सजाए संवरे लम्हे, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थीं। यही विकल्प था दीवाने मन का। उसने फोन उठा लिया। करण के भाई को फोन कर दिए गए पैसों की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए।